नेक्स्ट रिएक्शंस इन हेलोअल्केन्स आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जब हम कोई हेलो एल्केन लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, Cl, और इसकी रिएक्शन हम करते हैं अल्कोहलिक KOH सोल्यूशन के साथ। इसको हीट हमने किया किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ जब हमने हीट किया तो यहाँ पे एलिमिनेशन होएगी हाइड्रोजन एटम की फ्रॉम बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन कौन सी है? ये कार्बन अल्फा है जिसके साथ क्या अटैच है? हैलोजन अटैच है। इसकी नेक्स्ट कार्बन कौन सी कार्बन है? बीटा कार्बन। तो जब हम इस हेलोअल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम क्या होती है? रिमूव होती है, और जो अल्फा कार्बन एटम है वहाँ से रिमूव होएगा हैलोजन। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होते हैं, तो इस रिएक्शन को डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन का रिमूवल, हेलोजिनेशन मीन्स हैलोजन एटम का रिमूवल। तो इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन एटम रिमूव होते हैं। हाइड्रोजन रिमूव होता है बीटा कार्बन से और हैलोजन रिमूव होता है अल्फा कार्बन एटम से। तो अगर इस कार्बन से एक एटम रिमूव हो गया, इस कार्बन से एक एटम रिमूव हो गया, तो इन दो कार्बन एटम के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस इस रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होने के बाद प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट कौन सा है? हमारा एल्कीन है। ये Cl इस K के साथ कंबाइन करके बना देता है KCl, और ये OH और ये हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। ये हमारे क्या बन जाएंगे? बाय प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या उसी रिएक्शन है ये? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोला बिकॉज कौन सा हाइड्रोजन एटम इसमें रिमूव हो रहा है? बीटा हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन है, इसलिए रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हमारे पास अगर चॉइस हो, पॉसिबिलिटी हो फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन की, फॉर एग्जांपल अगर हम ये एल्कीन लेते हैं, हेलो एल्कीन हमने लिया ये वाला, और जब हम ये रिएक्शन करते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो हमारे पास यहाँ पे दो बीटा हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये अल्फ़ा कार्बन, ये हमारी बीटा कार्बन एटम्स हैं। तो इधर भी बीटा हाइड्रोजन एटम है, इधर भी बीटा हाइड्रोजन एटम है। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं तो इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर यहाँ से रिमूव करते हैं तो इन दो कार्बन एटम के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। तो एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे किसकी है? एल्कीन की। पहले हम ये एल्कीन्स बनाते हैं। फर्स्ट एल्कीन हमारे पास है, यहाँ से मैं रिमूव कर रही हूँ हाइड्रोजन, तो इन दो कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। एक एल्कीन ये बनेगी, ये तो रिमूव होएगा ही होएगा। दूसरा, अब अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करूँ तो हमारे पास जो एल्कीन बनेगी वो इन दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड से बनेगी। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ जाए एल्कीन की, ये है पेंट 2 इन और ये है पेंट 1 इन। अब क्वेश्चन ये है दोनों में से मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा होएगा? ये वाली एल्कीन जो है हमारी ये मेजर है और ये वाली क्या है? माइनर है। इसको डिसाइड कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ सेट-ज़ेफ रूल। कौन सा रूल यूज़ करेंगे? सेट-ज़ेफ रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेट-ज़ेफ रूल ये कहता है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन जब हमारी होती है और एक से ज़्यादा हमारे पास एल्कीन जब बनती है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में वो एल्कीन हमारी डोमिनेट करेगी या वो एल्कीन हमारा मेजर एल्कीन होएगा जो ज़्यादा अल्काइलेटेड हो। ज़्यादा अल्काइलेटेड मतलब जिसमें अल्काइल ग्रुप्स क्या हो? ज़्यादा हो। अब इस रूल को समझने के लिए अल्काइल ग्रुप्स को कई बार काउंट करना मुश्किल हो जाता है। तो इजी वे इसका ये है, जब हमने अप्लाई करना है रूल, जब हमने लिखना है तो रूल तो हम यही लिखेंगे कि सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में इफ़ मोर देन वन एल्कीन इज़ फॉर्मिंग then that alkene will dominate which is more alkylated।
लेकिन अप्लाई करते हुए एक इजी तरीका है, डबल बॉन्ड वाली कार्बन एटम्स के हाइड्रोजन काउंट कर लो। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2। इधर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के हाइड्रोजन काउंट करो, कितने हैं? 3। जिसमें हाइड्रोजन एटम कम होएंगे वो ज़्यादा अल्काइलेटेड ही होएगी हमारी, तो ये एल्कीन जो है हमारी वो क्या होएगी? डोमिनेट करेगी। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो अप्लाई करते हुए डबल बॉन्ड कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स को काउंट कर लो, जो ज़्यादा इजी है। लेकिन जब हमने रूल लिखना हो तो रूल में हमने लिखना वो एल्कीन डोमिनेट करेगी जो ज़्यादा क्या होती है? अल्काइलेटेड होती है। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी हमने हैलोल्केन की। ये सेकंड हमारी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं थर्ड रिएक्शन पे, जो है हमारी रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, इस पे हम 2 रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स में एक पढ़ेंगे रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल और एक पढ़ेंगे रिएक्शन विद द सोडियम मेटल। अगर हम यहाँ पे हेलो एल्कीन लेते हैं और उसकी रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ, रिएक्शन होनी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये Mg यहाँ आ जाएगा Br के पहले। इस कंपाउंड का नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड्स को क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा बना। जब भी हम हेलो एल्केन को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है इसको ऐसे भी लिख देते हैं एब्रीवेशन, दे आर हाईली रिएक्टिव। दे आर हाईली रिएक्टिव। अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX, अल्काइल के लिए जर्नल में यूज़ कर लेती हूँ R सिंबल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और ये ऐसे ब्रेक करेगा। इधर आ जाएगा वाटर का हाइड्रोजन। अगर H यहाँ से रिमूव करते हैं वाटर से तो क्या बच जाएगा? OH, वो इस साइड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा बन गया RH प्लस प्रोडक्ट बना MgOHX। इसको मैंने ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये है कि Mg के साथ ही OH और X जो है वो लिंक कर रहे हैं। ये हमारा बाई प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन गया? एल्केन बन गया। तो अगर तो हमने एल्केन बनाना है तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर ऐड करेंगे, एल्केन बना लेंगे। लेकिन अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही रखना है, स्टेबलाइज फॉर्म में रखना है, तो हम अवॉइड करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के कांटेक्ट में ना आए। तो क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर यहाँ आ जाता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस में चेंज हो जाएगा? एल्केन में चेंज हो जाएगा। ये हमारी एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद द मैग्नीशियम मेटल के साथ। अब हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद द सोडियम मेटल। ये रिएक्शन 11th में भी थी जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। हेलो एल्केन को अगर हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाते हैं एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एक्चुअल में 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें हेलो एल्केन के, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स के जो अल्काइल ग्रुप हैं वो आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे? एल्केन विद द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जो हम यहाँ पे हेलो एल्केन लेंगे उसे डबल कार्बन एटम वाला क्या बन जाएगा? यहाँ पर एल्केन बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को समझने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, CH3CH2Br ब्रोमोइथेन। एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा, 2 मॉलिक्यूल चाहिए हमें। दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर रिवर्स करके लिख रही हूँ, यहाँ पे BrCH2CH3। ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ब्रोमोइथेन के। जब सोडियम मेटल के साथ इसको रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये देखो ये क्या रिमूव हो गया? यहाँ से 2NaBr रिमूव हो गया, 2NaBr। और ये अल्काइल ग्रुप जो बच के ये आपस में क्या करेंगे? कंबाइन। CH3CH2 ये आगे इसके साथ लिंक करेगा, CH2CH3 प्लस 2NaBr। अगर हम रिएक्शन को ऐसे समझते हैं तो कोई भी यहाँ पे हेलो एल्केन अगर गिवन हो तो हम उससे प्रोडक्ट को जो है आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास हमेशा एल्केन बनेगा
विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और ये रिएक्शन जो है हमारी, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। इसकी लिमिटेशन ही रिएक्शन की ये है कि इस रिएक्शन से हम यहाँ पे और नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन जो है वो नहीं बना सकते। हमेशा यहाँ पे एल्केन बनेगा विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये हमारी रिएक्शंस इसके साथ कंप्लीट हो जाती हैं हेलो एल्केन्स की। अब हेलो एल्केन्स के बाद हम आते हैं हेलो एरीन्स पे। अभी तक हमने सिर्फ जो रिएक्शंस पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं हेलो एल्केन्स की पढ़ी हैं। और कौन सी रिएक्शंस थी हेलो एल्केन्स की? दे शो 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद आज हमने पढ़ी है रिएक्शन एलिमिनेशन, और थर्ड हमने पढ़ी है रिएक्शन विद मेटल्स। हेलो एरीन्स में आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। अब मैंने हेडिंग तो यहाँ लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन हेलो एरीन्स जो हैं, जिनको हम अराइल हैलाइड्स भी कहते हैं, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्वेश्चन है हमारा, अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव towards SN reactions as compared to haloalkanes। और इसका हमने रीज़न देना, ये रीजनिंग क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम रीज़न लिखते हैं। सबसे पहला रीज़न हमारे पास आता है यहाँ पे रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पहले लिखते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं कि रेजोनेंस की वजह से जो है इसकी रिएक्टिविटी कैसे कम होगी। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ क्लोरोबेंजीन की। देखो डबल बॉन्ड्स मैंने कहाँ पे बनाए हैं, और हैलोजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेंजीन की तरफ जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर आएगा। इतना पार्ट पहले मैं बना रही हूँ, जब ये रिएक्शन होएगी, बाकी मैंने कोई चेंज अभी नहीं यहाँ पे नहीं की है। जब ये लोन पेयर इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। एक चीज़ और याद रखना, जब भी कोई एटम अपना लोन पेयर यूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये लोन पेयर का यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और इसने लोन पेयर यूज़ किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अगर मैं ये वाला बॉन्ड एज इट इज़ यहाँ पे बनाती हूँ तो इस कार्बन की तो 5 वैलेंसी हो जाएगी, जबकि कार्बन क्या होती है? टेट्रावेलेंट। तो एक्चुअल में जब ये यहाँ पे लोन पेयर मूव कर रहा था, इधर बॉन्ड बना रहा था, साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे ये डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन एटम के बीच में है, ये यहाँ से निकल के इस कार्बन एटम के ऊपर आ जाता है। तो जब ये डबल बॉन्ड निकल के इस कार्बन पे आएगा तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ये हमारी होगी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग पे स्प्रेड होगा। और कैसे स्प्रेड होएगा? ये इधर मूव करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा। इतना पार्ट लिखते हैं पहले। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ कोई चेंज नहीं है। लेकिन सेम वही प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम यहाँ पे इसको शिफ्ट करते हैं तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे हैं। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट कर रहा है और बॉन्ड बना रहा है, सेम टाइम पे ये वाला बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बीच में, इनसे निकल के इस कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आगे ये इधर मूव करेगा, जब ये इधर मूव कर रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो ये वाला बॉन्ड निकल के इस कार्बन पे आ जाएगा और क्या बन जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है। अब ये वाला इधर शिफ्ट करेगा नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड निकल के वापस इस कार्बन पे आ जाएगा और कार्बन के लोन पेयर वापस आ जाएंगे। ये स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है और जो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये दोनों एक जैसी होती हैं। सिर्फ फ़र्क होता है डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है यहाँ पे ऑल्टरनेट होगी। यहाँ पे इतना चेंज आता है। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, रेजोनेंस से रिएक्टिविटी कैसे कम होगी हेलो एल्केन की इन एसएन रिएक्शन? ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, इनमें ये कार्बन जो है
और ये जो Cl है, ये कार्बन Cl बॉन्ड कौन सा बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में CCl बॉन्ड जो है दैट गेट्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अब इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आने से क्या हुआ? ड्यू टू रेजोनेंस ये बॉन्ड आया है, ये बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो गया, बिकॉज सिंगल के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा? इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? एसिन रिएक्शन में कम हो जाती है, ड्यू टू विच इफेक्ट? ड्यू टू रेजोनेंस। ये हो गया हमारा फर्स्ट रीज़न कि रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया CCl बॉन्ड में, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी एसिन रिएक्शन में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं सेकेंड रीज़न पे। रेजोनेंस के बाद सेकेंड रीज़न हमारा है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। अब यहाँ पे हम लेते हैं अराइल हाइलाइट, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल CLE ले लेती हूँ मैं, क्लोरोबेंजीन। ये कार्बन जो है, इस कार्बन के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अगर डबल बॉन्ड आता है कार्बन पे तो कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन हमारी क्या है? sp2 हाइब्रिड कार्बन है। और अगर हम हेलो एल्केन लेते हैं तो हेलो एल्केन में ये जो कार्बन है सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड कार्बन। sp3 और sp2 हाइब्रिड कार्बन में से इसमें s करेक्टर क्या है? ज़्यादा है। s करेक्टर इज़ मोर। अगर s करेक्टर ज़्यादा है तो हमने पढ़ा है कि ये हमारी क्या होती है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। sp2 हाइब्रिड कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होएगा? ये CCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है। तो ये CCl बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ क्या करेगा? पुल करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो CCl बॉन्ड जो है, लेंथ इन हेलो एरीन्स डिक्रीजेस। ये अप्रॉक्सीमेटली होती है 169 पिकोमीटर, जबकि हेलो एल्केन में ये होती है 177 पिकोमीटर। छोटे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, शॉर्टर बॉन्ड को, एज कंपेयर टू अ लॉन्गर बॉन्ड। जब ये बॉन्ड ही ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी एसिन रिएक्शन में क्या हो जाती है? कम। तो एक रीज़न हमने पढ़ लिया रेजोनेंस, एक हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन रीज़न। थर्ड पढ़ते हैं रीज़न इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। हेलो एरीन हमने लिया, ये हेलो एरीन क्लोरोबेंजीन जैसे हुआ। अब यहाँ पे ये अपने आप सेल्फ आयोनाइजेशन से ये यहाँ से निकल गया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या बन गया? फिनाइल केटाइन बन गया। ये क्या है? फिनाइल केटाइन। अगर ये फिनाइल केटाइन बनेगा और स्टेबल होएगा तो यहाँ पे आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन दिस इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। और ये क्यों स्टेबल नहीं है? बिकॉज ये रेजोनेंस नहीं दिखाता है। फिनाइल केटाइन जो बना है ये नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसका मतलब ये SN1 रिएक्शंस नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि इस पे ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। जब ये बनेगा ही नहीं तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। और फोर्थ रीजन है बेंजीन रिंग है, यहाँ हैलोजन है। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है। बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्प्रेडिंग है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हुए हुए हैं। और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इधर भी क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होएगी? रिपल्शन।
तो न्यूक्लियोफाइल को ये अपने पास नहीं आने देगा, बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो इसकी वजह से, पॉसिबल रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग को अप्रोच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कम हो जाती है। तो हमने फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हेलोअरीन का अभी रीजन सिर्फ लिखा हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी बहुत कम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, बिकॉज ऑफ द 4 रीजंस। पहला हमने पढ़ा रेजोनेंस, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, एंड फोर्थ हमने रीजन पढ़ा बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग एंड इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। इसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है इन SN रिएक्शंस।